अगर फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की शेप डिफॉर्म नहीं होती, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जिन पार्टिकल से मिलकर बना है उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, और ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। और पेंसिल रिजिड बॉडी की एक एग्जांपल है। इसी तरह गैसेस और लिक्विड्स रिजिड बॉडी नहीं होते, क्योंकि जब उन पे फोर्स लगाई जाती है तो उनके पार्टिकल जो कि ऑलरेडी एक मोशन में होते हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है जब उस पर लगने वाली हर डायरेक्शन से जो फोर्सेस हैं वो कांस्टेंट हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सम ऑफ लीनियर और एंगुलर मोमेंटम है वो उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए या वो इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। सो अब हम जो है वो रोटेशनल मोशन के लिए और जो है वो लीनियर के लिए जो इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। सो रोटेशनल मोशन के लिए हमारे पास जो होगा द रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टाउ। सो हम कहते हैं कि जो हमारे पास टाउ है वो इक्वल टू है सम ऑफ टोटल एक्सटर्नल टॉर्क। इसी तरह लीनियर मोशन में हमारे पास हमें पता है कि द रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नॉन एज जो है वो फोर्स। सो जहाँ पे हमारे पास जो एफ है वो जो हमने जो बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स की है वो अप्लाई की है, ठीक है। सो हेयर जो है वो समेशन एफ एक्स टी इज नेट एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पे अप्लाई है। इस तरह हम कहते हैं कि बॉडी जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उस पर जो लीनियर और एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो उसकी वैल्यू जो है वो जीरो या कांस्टेंट वैल्यू हो। सो हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो मोमेंटम भी जीरो होगा, लीनियर मोमेंटम भी और एंगुलर मोमेंटम भी जीरो होगा। सो जब ये जीरो होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम जो है इसके रिलेटेड जो है ना वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो रिलेटेड जो है ना एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल में हमारे पास जो है एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मैथ जो है स्मॉल एम है और इसके ऊपर एक मैथ जो प्लेस किया जो कि जिसका मैथ जो कैपिटल एम है। और हमें पता है कि यहाँ पे हमने जो है वो F1 और F2 जो है हमने फोर्सेज जो है वो फाइंड करनी है और जो कि एक्ट कर रही हैं अलॉन्ग जो है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बैलेंस रोड तब होगा जब उसमें वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेज जो है वो समय इक्वल होगा। तो हम कहते हैं कि हमने जो है वो इसको जो है वो टोटल जो है समेशन एफ वाई जो है वो फाइंड करना हमने इसका। सो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो समेशन एफ वाई हमारे पास होगा F1 प्लस F2 माइनस एम जी हमारे पास जो स्मॉल एम जी और कैपिटल एम जी ये आ रहा है। ये जो हमारे पास दो मैसेज है मैस ऑफ रॉड और जो एक ऑब्जेक्ट जो प्लेस है रॉड के ऊपर उन पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही होती है, ठीक है। ये उस वजह से फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्शन फोर्स है तो ये रिएक्शन फोर्सेज होंगे, ये टेंशन है तो ये डाउनवर्ड जो ग्रेविटी जो फोर्स है ये वो है, ठीक है। सो अब हम क्या कर लेते हैं जो टोटल टॉर्क है वाई डायरेक्शन में उसकी वैल्यूज भी जो है वो लिख लेते हैं। सो हमें पता है जो टॉर्क जो एक्ट हो रहा है यहाँ पे टॉर्क हमारे पता जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। तो यहाँ में जो है जैसे इसकी मैग्नीट्यूड लिखें क्योंकि एंगल जो 90 है, जब एंगल 90 है तो 1 होगा, तो जैसे उसकी जो है वो मैग्नीट्यूड लिखें। अब इसका जब हम जो है इसका फर्स्ट केस में देखेंगे इसका जब ओरिजिन से हम देखेंगे तो F1 तो हमारे पास रहेगा ओरिजिन केस में, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन पर ही पड़ा है तो डिस्टेंस तो नहीं हुआ, वो जीरो ही रहेगा। इसी तरह F2 पे हम देखेंगे, F2 के केस में हमारे पास क्या होगा, जो डिस्टेंस बन रहा है वो हमारे पास F2 का डिस्टेंस हम ले रहे हैं L। इसी तरह हमारे पास जो फोर्सेज लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है वो माइनस एम जी, और माइनस एम जी केस में हमारा जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा L/4। इसी तरह आगे स्मॉल रोड की बात हो रही है वो एम जी थी, और ये एम जी मतलब जो फोर्सेज है जो पता है एफ इज को डब्ल्यू और डब्ल्यू इज को टू एम जी, और यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है L/2। सो अब जस्ट इनको मैं सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके लिख लेता हूँ। सो मैंने जो है इनको जो है इस मल्टीप्लिकेशन करके लिख लिया। अब जस्ट इसका जो है वो एलसीएम लूँगा, को फ्रैक्शन में प्लस माइनस हो तो इसका एलसीएम होगा। तो अब इसका सिर्फ जस्ट इसका मैं एलसीएम जो है वो ले रहा हूँ। एलसीएम लेना आप लोगों को अच्छे से आता है वैसे भी। चलें आगे अगेन यहाँ पे जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई साइड पर 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो जब 4 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी। अब इन सब में जो है वो एल कॉमन है तो हमारे पास रह जाएगा 4F2 माइनस कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल 2m जी। तो ये टू एल यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 0। तो हमारे पास वैल्यू जो रह जाएगी 4F2 माइनस एम जी 2mg इक्वल टू 0। हमने वैल्यू जो फाइंड करनी यहाँ पे जो है F2 की करनी, ये दोनों यहाँ पे माइनस है, ये दोनों इक्वल के साइड पे जाकर जो है वो प्लस हो जाएंगे। सो हमारे पास ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसका करना है 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई साइड पर के डिवाइड हो जाएगा और इसमें से हम जी वैल्यू जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास F2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने जो वैल्यू जो है फाइंड करनी है F1 की, तो उसके लिए हमें पता है कि यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं दोबारा इसको F1 प्लस F2 इक्वल टू m प्लस स्मॉल m। ये जो हमने स्टार्ट में इक्वेशन यूज़ की थी ये वही यूज़ कर रहे हैं दोबारा। ये इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट जो हमने यूज़ की थी, ये दोनों इक्वल की दूसरी साइड पे चले जाएंगे।
तो यहाँ पे हमने स्मॉल जी कॉमन ले लिया, तो m प्लस एम यहाँ पे f1 प्लस f2 रह जाएगा। ये वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ की है, और ये f2 की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आई है, इस वैल्यू को हम जो है वो यहाँ पे जो है पुट करेंगे, और f1 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। f2 हमने फाइंड कर लिया फोर्स, और f1 जो भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ वैल्यू जो है हम रिप्लेस कर दी, यहाँ पे ये प्लस था इस साइड पर, जो साइड पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है गेन का जो है वो एल्शियम लेंगे, तो एल्शियम लेके हम जो है वो f1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे g की वैल्यू कांस्टेंट है, उसको जो है हम ब्रैकेट के जो है वो बाहर g की वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं, और जो रिमेनिंग टर्म है हम इनको मल्टीप्लाई करके अंदर वो लिख लेते हैं। सो हमारे पास ये आ जाएगी कैपिटल 4m, स्मॉल 4m, और यहाँ पे ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, और इनको जो है मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्मॉल m, ये m इधर चला जाएगा। यहाँ पे हमारे पास था ये 4m जो था, ये स्मॉल 4m, ये माइनस 2m, यहाँ से एज इट इज लिख लिया। सो f1 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हो जाएगी 3m प्लस 2m ओवर 4 मल्टीप्लाई g। सो हमने जो है ये दोनों फोर्सेज जो कि एक रॉड पे जो एक्ट हो रही थी, जिस पे दो मैच था, मैच ऑफ रॉड और जो है वो एक ऑब्जेक्ट जिस पर पड़ा था, उसका हमने जो दोनों फोर्सेज एक्ट कर रही थी, हमने उन दोनों को फाइंड आउट जो है वो कर लिया। अब तो हमें पता है कि जो लीनियर और एंगुलर मोमेंटम होते हैं वो डिपेंड करते हैं, जो भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो है ना वो ओरिजिन लेते हैं। लेकिन अगर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो इन स्टेट ऑफ जो है इक्विलिब्रियम में है, तो वो ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, ना लीनियर ना वो एंगुलर पे जो है वो डिपेंड करेगा। तो इसी चीज़ को जो है हमने जो है वो प्रूफ करना है। तो अब हम जो है वो वही स्टार्ट जो है वो करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम कहते हैं कि एक तो हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास एक ओरिजिन है, और उसके अराउंड हमने जो है वो एक टॉर्क जो है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए जो टोटल टॉर्क अराउंड जो ओरिजिन होगा वो हम जो है कैलकुलेट करते हैं, और प्रूफ करेंगे कि ये जो जब कुछ ऑब्जेक्ट जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, तो वो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता उसका लीनियर और एंगुलर मोमेंटम। तो हमें पता है कि टोटल टॉर्क जो होगा अराउंड जो है वो ओरिजिन जो होगा वो हमारे पास होगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो ऑन टाउ n। सो अब हम जो है वो इनकी जो है वो वैल्यू जो है वो लगा लेते हैं। तो हमें पता है कि टाउ हमारे पास होता है r क्रॉस f। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा r1 क्रॉस f1। इसी तरह सेम एज इट इज़ r2 क्रॉस f2, सो प्लस rn क्रॉस fn। सो हमने जैसे प्रूफ करना था कि ये जो लीनियर और एंगुलर मोमेंटम जो है वो जब वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा तो वो उसके ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता। तो हम एक और पॉइंट लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पॉइंट पी। तो अगर हम सेकंड पॉइंट पी लेते हैं, तो जितना भी जो डिस्टेंस होगा वो मेजर करेंगे फ्रॉम पी से, क्योंकि हमने उसका रेफरेंस पॉइंट पी ले लिया एक अनदर पॉइंट। सो जो टॉर्क होगा वो शिफ्ट हो जाएगा आर पी पे, मतलब आर पी मतलब जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट पी से। सो अब हम जो है वो टॉर्क अराउंड जो है वो पी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो टॉर्क अबाउट पी हमने कैलकुलेट करना था, उसके लिए हमने जस्ट टॉप पी लिख लिया, r1 माइनस आर पी। r1 मतलब जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट था, उसके अराउंड जो रीजन पे था, और आर पी जो पॉइंट पी पे था, उसका में जो डिस्टेंस था फोर्स f1 तो वही है। इसी तरह अगेन आर पी माइनस r2 जो स्टार्ट में हमारा ओरिजिन पे पॉइंट था उसका r2 f2 सिमिलरली इस तरह लिख लिया। तो अब हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया कि इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट को जब मल्टीप्लाई किया, जैसे f1 r1, इस तरह f2 r2, f1 r1 को मैंने एक ज़्यादा लिख लिया, इस तरह r2 f2 को मैंने ज़्यादा लिख लिया, f1 और r1 को ज़्यादा लिख लिया। तो मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा डेट किया, मल्टीप्लाई करके जो r1 और f की वैल्यू थी उसको सेम लिख लिया, और जो rp और f1 वाली वैल्यू थी उस तरह rp क्रॉस f2 जो ये जो वैल्यूज आती है इनको सेपरेट करके लिख लिया। तो अब हमने जो फर्स्ट में स्टार्ट में जो पढ़ा था, हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये इक्वल थी इस वैल्यू के, जो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इक्वेशन नंबर जो है 1 के कहता हूँ, तो ये हमारे पास टाउ नॉट के इक्वल था। तो यहाँ पे इसको इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा टाउ नॉट, ठीक है। तो ये पूरा फैक्टर जो है वो इसके जो है वो इक्वल हो गया। अब अगेन यहाँ पे माइनस ये पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू जो होगी इसको एज इट इज, इसमें से मैं आर पी जो है वो सब में कॉमन है, वो आर पी कॉमन ले लेता हूँ, और बाकी जो वैल्यू होगी उसको मैं जो है वो लिख लेता हूँ। सो हमारे पास ये वैल्यू इस तरह आ जाएगी। तो ये हमारे पास समेशन सम ऑफ फोर्स है, तो इसको जो है वो हम अगेन जो है वो लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा आर पी। सो इसको जो है हम समेशन की फॉर्म में जो है वो लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस का सम है, तो इसको लिख लिया। तो अब हम जो कह लेते हैं कि हमने क्या करना है कि जो टॉप पे और इनको जो है वो इक्वल करना है, टॉप नोट के जो है वो इक्वल कर देंगे। और हमें पता है कि जब भी बॉडी जो है ना ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो समेशन जो एफ का जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा। तो वो हम ये टाउ नोट माइनस टाउ नोट, तो समेशन एफ एक्स टी, ये समेशन, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास जो समेशन एफ एक्स टी जो आता है ये जीरो हो जाएगा। तो हम जो कहते हैं कि जो हमारे पास जो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो उसका जो लीनियर और जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो ओरिजिन पे जो है वो डिपेंड नहीं करता। आप कोई भी पॉइंट जो है वो ले सकते हो, बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम।
आगे नेक्स्ट हम जो है वो टाइप्स ऑफ जो एक्विब्रियम देख लेंगे। तो हमें पता है कि जो एक्विब्रियम की जो है वो 3 टाइप्स होती है। एक हमारे पास जो है वो स्टेबल एक्विब्रियम, अनस्टेबल एक्विब्रियम एंड लास्ट वन इज न्यूट्रल एक्विब्रियम। अगर फॉर एग्जांपल आप एक ऑब्जेक्ट को जो है वो स्लाइटली जो है वो टिल्ट करते हैं और वो टिल्ट करने के बाद दोबारा अपनी जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में जो है वापस आ जाएगा, तो उसको हम कह देंगे वो एक स्टेबल एक्विब्रियम है। तो एग्जांपल मैं साथ अटैच कर दूंगा। तो अनस्टेबल एक्विब्रियम की फॉर एग्जांपल अगर आप वही आपके पास ऑब्जेक्ट है, अगर आप जो है उसको स्लाइटली टिल्ट करते हैं और वो अपनी इनिशियल पोजीशन में दोबारा जो है वो नहीं आता बल्कि थोड़ा सा आगे को मूव कर जाता है, तो वो होगा अनस्टेबल एक्विब्रियम। सो एंड लास्ट वन हमारे पास जो है वो एक अगेन वही केस है। आप क्या करते हो, हमारे पास अगेन वही ऑब्जेक्ट है, आप उसको थोड़ा स्लाइटली टिल्ट करते हो। जब आप थोड़ा सा स्लाइटली फॉर एग्जांपल इस तरह आप जो है आपके पास वैसे टिल्ट किया, टिल्ट करने के बाद ये दोबारा अपनी नीचे पोजीशन में नहीं आया, अगर टिल्ट करके इसको ये वापस अपनी नीचे पोजीशन में आ जाएगा तो इसका मतलब ये स्टेबल है। अगर ये अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आता, आपने टिल्ट करके ये यहाँ पे स्टक हो जाता है या इधर को मूव हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर आपने इसको थोड़ा स्लाइटली टिल्ट किया और ये वापस आने की इधर आने के बजाय ये अपनी इनिशियल पोजीशन अपनी जो है वो फाइनल पोजीशन में ही रहता है, तो इसका मतलब इसने न्यू पोजीशन अटेन कर ली, हमारे पास हो जाएगा न्यूट्रल एक्विब्रियम। सो इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। हम जो है वो हमने समझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो एक्ट कर रही होती है, और ये हमें जो इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट सेंटर ऑफ वेट के बारे में। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं समटाइम के एवरेज लोकेशन ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जो है अगर हम हमारे पास एक जो रेक्टेंगल है, एक हमारा ट्राइंगल है, तो ये इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इन सबके इनके इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मिड में इनका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसका। इसी तरह हमारे पास जो है वो एक ट्राइंगल है, इसका भी इस तरह होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके मिड में होगा। और अब आपके पास एक सर्कल है तो सर्कल में भी ऐसे होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिड में होगा। तो एवरेज जो लोकेशन होगी उस वेट की वो हर साइड से इक्वल होगी। सो नेक्स्ट हम जो है वो जो डिफरेंस होता है बिटवीन जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो वैनिश हो जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट जो होगा वो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा। सो इसका मतलब होगा कि उसकी जो अगर वैल्यूज जो है ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटी की जब चेंज होती है तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे पड़ा हुआ है, उसकी जो वैल्यू होगी वो 9.8 है। अगर आप उसको जो है एक सर्टेन हाइट पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है, इस टाइम उसकी वैल्यू जो होगी वो 9.2 होगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। इसका मतलब दे आर नॉट इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। और अगर जो हम सपोज अगर जी की वैल्यू जो है वो सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट पे, सो उसमें होता ये है कि जो आप जो है वो जो वेट होता है उसको इक्वल टू जो है वो हम जो है जो वेट होगा उसको हम इक्वल टू जो है वो एम जी कर लेते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कंसाइड करेगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कंसाइड करेगा सेंटर ऑफ मास को, और जो वेट होगा वो इक्वल टू एम जी हो जाएगा जब जी की वैल्यू जो है सेम हो, जी है सेम वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो सेम हो। तो अब हम इसकी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो लिख लेते हैं। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम ये देखते हैं कि जो फोर्सेज लग रही हैं वो तो हर पार्टिकल पे लग रही है। तो ये हमारे पास समेशन एम जी जो होगा ये हमारे पास सम ऑफ ऑल पार्टिकल है। और इसी तरह हम कहते हैं जो नेट टॉर्क जो फोर्सेज होते हैं वो हमारे पास जब वो उस वक्त कंडीशन मतलब जब हमारे पास जब कॉर्नर थर्ड ऑफ न्यूटन जब एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज जो है वो इक्वल हो, लेकिन ऑपोजिट मैग्नीट्यूड, तब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट और होगा जब अपवर्ड फोर्सेज और डाउनवर्ड फोर्सेज जो वो एक हो, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है यहाँ से ऑपोजिट है। अब हम जब नेट टॉर्क देखते हैं अबाउट जो रीजन में, इसमें क्या होगा, सो नेट टॉर्क होगा समेशन टाउ इक्वल टू समेशन R1 M1 G, R क्रॉस एफ हमारे पास यहाँ फोर्स और जी हमारे पास जो वैल्यू है जी जो है वो डाउनवर्ड है। सो M1 और R1 हमारे पास हम देखा था जैसे वो सेंटर ऑफ मास वाली इक्वेशन M1 R1 प्लस M2 R2 ओवर M1 प्लस M2, यहाँ से वो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो होगा ये इसको एज इट इज लिख लिया सेंटर ऑफ मास को, ग्रेविटी एज इट इज। सो आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, ये RCM मल्टीप्लाई MG। सो हमारे पास जो टोटल जो फोर्सेस है वो डाउनवर्ड लग रही हैं, और जो हमारे पास ये हमारे पास है सेंटर मास पोजीशन, सेंटर मास पोजीशन है ये हमारे पास। तो हम ये कहते हैं कि अगर जो है वो ऑब्जेक्ट को जो है वो प्लेस किया जाए ऑन सेंटर ऑफ मास पे, सो वो ऑब्जेक्ट ना तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना तो एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट करेगा, वो ऑब्जेक्ट होगा वो स्टेट ऑफ जो है एक्टिविटी में होगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो इरेगुलर शेप का जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो फाइंड किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक इरेगुलर जैसी शेप्स हैं, तो इसका आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, इसको जो है पहले एक साइड से हैंग कर देना है और इसको जो है वो आपने स्ट्रेट लाइन जो लगा देनी है। इसी तरह आपने जो है इसके जो सेकंड पॉइंट से इसको हैंग करना है, फिर अगेन स्ट्रेट लाइन, इस तरह वन बाय वन आपने करते रहना। फिर आप देखना कि जहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स आप लाइन जो है वो कंसाइड करनी है वो हमारा जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। थैंक यू।